तो बच्चों, पुस्तपालन और लेखाकर्म के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि यह जाने कि हम ये क्यों करते हैं, है ना। उद्देश्य तो वही होता है जो भी काम करने का हमारा मोटिव होता है। तो जितने भी लिमिटेड कंपनी हैं, उनके अलावा अन्य जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, जैसे एकाकी व्यापार जो एकाकी व्यक्ति करता है, अकेला आदमी जो बिजनेस कर रहा होता है, एकाकी व्यापार। दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, 20 तक। बैंकिंग व्यवसाय में ये लिमिट 10 है, 10 लोग ही बैंकिंग व्यवसाय में हो सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय यानी कि बैंक जैसी अगर आप सुविधा दे रहे हैं तो उसमें 10 हो सकते हैं। वैसे सामान्य में साझेदारी में 20 सदस्य हो सकते हैं। तो इन एकाकी व्यापारी के लिए या साझेदारी संस्था के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वह पुस्तपालन तथा लेखाकर्म कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है कि वो करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कई सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे आपको टैक्स देना है, जीएसटी देना है, तो जीएसटी आप दे तो तभी पाएंगे जब आपके पास उसका पूरा लेखा जोखा होगा, कितना माल आपने बेचा, है ना, किस किस को बेचा, और वो माल की कैटेगरी क्या है, क्योंकि जीएसटी के कई सारे स्लैब्स हैं। तो आपका माल किस कैटेगरी में आता है, जब वो दर्ज होगा कहीं, तभी तो आप उस पर तय कर पाएंगे कि भाई हमारा जीएसटी का इतना लायबिलिटी बनता है ना। तो आपको तमाम चीजें ऐसी अब हो चुकी हैं कि कानूनन आप बुक कीपिंग करेंगे, अकाउंटेंसी का कार्य करेंगे, ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता पड़ गई है ना। इन्हीं आवश्यकताओं को हम पॉइंट टू पॉइंट अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रय विक्रय तथा शेष रहतिये का ज्ञान। आप चाहते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते करते आपको ये पता हो जाए कि एक निश्चित अवधि में, जैसे कि 1 साल, 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक का समय, इस अवधि में आपने कुल कितना क्रय किया, कुल कितना विक्रय किया, और बचा कितना रह गया। जाहिर सी बात है, अगर आपने मान लेते हैं 1 लाख यूनिट क्रय किए थे, 90,000 यूनिट बेच दिए, तो 10,000 यूनिट बचा होगा। तो इसका पूरा हिसाब किताब आपको पता चल जाए। इससे फायदा ये होता है कि बीच में अगर किसी कर्मचारी ने कोई माल इधर उधर कर दिया, कहीं चोर आ गए, या किसी ने भी जानबूझ के कोई गड़बड़ी की है, तो आप पता लगा पाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 1 लाख का खरीदा था, 90,000 यूनिट बिके हैं, और अगर वहां पे 10,000 यूनिट नहीं दिख रहे हैं, मान लिया 9,000 यूनिट दिख रहे हैं, या और कुछ कम ज्यादा, तो आप जान जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने कुछ इधर उधर घपला किया है। घपला मतलब इधर उधर गड़बड़ कर दिया। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ऐसा कुछ ना हो सके, इसके लिए आप उसका लेखांकन करते हैं। और ध्यान रखना, ये साल भर के बाद ही नहीं होता है। रहतिये का लेखांकन तो डे टू डे वाइज पर होता है। तो अगर किसी एक दिन भी किसी ने अगर 2-3 यूनिट भी इधर उधर किए गड़बड़, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गलत हुआ है। ठीक है। दूसरा है एक निश्चित काल के आय व्यय का ज्ञान। निश्चित काल वही है 1 साल का जो समय मैंने आपको बताया। कब से कब तक चलता है 1 साल का ये समय जिसमें हम लेखा करते हैं, कौन बताएगा। ये 1 साल का समय 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है, जिसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। उस एक वित्तीय वर्ष में हमारी कुल आय कितनी हुई और कुल व्यय कितनी हुई, ये हम जानना चाहते हैं ना, हर कोई जानना चाहता है। हाँ सर, रहतिये का मतलब क्या होता है? हाँ, रहतिये का मतलब होता है स्टॉक। वेरी गुड। अगर ऐसे ही कोई शब्द आए जो आपको मैं ये बताना भूल जाऊं कि ये रहतिया मतलब क्या होता है, तो ये पूछना आपकी जिम्मेदारी है सारे बच्चों की। मिताली ने ये जिम्मेदारी निभाई, इससे ये पता चलता है कि आप बहुत सीरियस हैं। वेरी गुड। ऐसे ही सारे बच्चे एक्टिव रहें, एक्टिवली सुने। कोई भी शब्द नया सा हो और मैं उसे एक्सप्लेन करने से अगर मैं चूक जाऊं, तो आप मुझे ध्यान दिलाएंगे कि सर इसका मतलब बता दीजिए। रहतिये को बोलते हैं स्टॉक, खरीदे गए माल का वह हिस्सा जो बिकने से भी रह गया। एक निश्चित तिथि को जब हम देख रहे हैं, तो हमारे स्टोर रूम में रखा होगा कहीं ना कहीं, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। खरीदे गए माल का वह हिस्सा जो विक्रय के लिए रखा है, अभी बिका नहीं है, उसे स्टॉक कहा जाएगा। हिंदी में उसी को रहतिया। देखिए, रहतिया मतलब क्या है, रह गया जो, है ना। तो ये स्टॉक है। ओके, STOCK। निश्चित काल के बाद आय और व्यय आप जानना चाहते हैं, तो भी यही इसका उद्देश्य है। एक और उद्देश्य है आय और व्यय के अलावा लाभ और हानि ज्ञात करना। अभी आय और व्यय और लाभ हानि में क्या अंतर है, कोई बच्चा बता सकता है क्या। आप 11th में आ गए हैं, जनरल शब्द हैं ये। आय का मतलब इनकम होता है, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, लाभ यानी प्रॉफिट, हानि यानी लॉस। आय में और लाभ में क्या अंतर है, इसी तरह से व्यय में और हानि में क्या अंतर है, कुछ भी बताइए। अभी आप कॉमर्स के विद्यार्थी
पूरी तरह से हुए सर नहीं। आय वो है जिसमें हमने कोई चीज खरीद ली हो और हमने उसमें लाभ किया, अगर हमने उस वस्तु को बेचा और हमें उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा लाभ हो जाता है। और मतलब जैसे अगर हमने कोई चीज खरीदी है जितने पैसों में, अगर हम उसको उनसे कम पैसों में बेचते हैं तो वो हमारी हानि हो जाती है। काफी हद तक सही है। और कौन बताएगा? थोड़े से मॉडिफिकेशन करने होंगे इस बात में, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया आपने जयशिखा। और ट्राई करें। अभी आप सब कुछ सही सही बताएंगे इसकी अपेक्षा नहीं है हमारी, और ये होनी भी नहीं चाहिए। अभी तो खाली हमें ये जानना है कि आपने आपका जो है वो जहनी स्तर क्या है, मतलब आप जहनी यानी कि आपकी सोच का स्तर क्या है, ये जानना चाहता हूँ। इससे हमें ये सुविधा रहेगी कि हमें आपको किस लेवल पे आके पढ़ाना है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि आप लोग जो है ये बताएं जरा कि आपके हिसाब से आय में और लाभ में क्या अंतर है, इनकम में और प्रॉफिट में क्या अंतर है। एक दो लोग और सर ट्राई जब करें। हम कोई चीज, सर बोले, हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सर अगर हम कोई चीज जितने रुपए में हम कोई चीज खरीदते हैं उससे कम, उससे ज्यादा रुपए में अगर हम वो चीज बेचते हैं तो वो हमें लाभ होता है। मतलब हम व्यय प्रॉफिट करते हो हैं, गया। अगर हम कम लागत में व्यय करेंगे और हमें अधिक व्यय करने की लागत से अधिक आय मिलेगी तो वो हमारा लाभ हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। इन्होंने जो बातें बताई हैं वो एकदम सही हैं। देखो इन्होंने कहा कि जो हमारी आय होती है, ठीक है, अगर जो हमारी आय है उस पे, वो आय कमाने के लिए, इनकम को कमाने के लिए हमने जो हमने खर्चे कर लिए हैं, ठीक है, वो खर्चे तो घटेंगे। ठीक है, इनकम कमाने के लिए जो भी हमने खर्चे किए हैं वो खर्चे घटेंगे पहले, ठीक है, और वो खर्चे घटा दीजिए तो जो बचेगा वही लाभ हो जाएगा। अगर खर्चे ज्यादा हो जाएं, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपके अगर इनकम से ज्यादा हो जाएं, इन दैट केस ये क्या होगा, ये लॉस हो जाएगी। भाई आपने कोई भी वेंचर किया, मान लिया अभी आपने कोई एक मेला होना था और वहां पे आपने कोई स्टॉल लगा दिया। मान लेते हैं आप एक बुटीक चलाते हैं और आपने वहां पर एक स्टॉल लगा दिया। बुटीक में आप कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है, जो वहां पर आप चाहते हैं कि स्टॉल में बिके। तो अब स्टॉल का कुछ किराया, उस फेयर में, उस प्रदर्शनी में स्टॉल का कुछ किराया होगा, कुछ कर्मचारी लगेंगे, बिजली वगैरह सब लगेगा। और मान लिया जो वहां पर विक्रय हुई वो बहुत कम हुई, तो अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इनकम से तो लॉस हो गया, और अगर आपकी बिक्री ज्यादा हो गई तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आपका एक्सपेंडिचर की तुलना में इनकम ज्यादा होने पर लाभ हो जाएगा। अगर उदाहरणों से समझना चाहें तो जैसे इनकम का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपने रेंट पर किसी को कोई घर दिया या कोई जगह दी, तो उससे जो आपको रेंट मिलेगा वो आपकी इनकम है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री, या अभी हम बात बोल रहे थे ना कि कहीं पे स्टॉल लगाने के लिए थोड़ा सा स्लॉट लिया, तो वो रेंट आपके लिए क्या होगा, वो रेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? वो रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब या एक्सपेंस भी कह सकते हैं इसे। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ये लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जिसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। रेंट पाना इनकम है, रेंट देना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, प्रॉफिट क्या चीज है? प्रॉफिट यही जो आपको अभी बता दिया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट है। ठीक है, एक टर्म और जान लीजिए अभी आगे बढ़ने से पहले। जब आप माल विक्रय करते हो तो आपको जो मिलता है बदले में वो उसका विक्रय मूल्य होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो इनकम है या प्रॉफिट है या वो कुछ और होगा? तो जो कुछ और है वो वही मैं आपको बता देता हूँ। उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। REVENUE, रेवेन्यू। ठीक है, एन के बाद यू और ई। ओके, रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम हिंदी में बोलते हैं आगम। आगम का मतलब है माल आपने बेचा तो बदले में जो आपको कैश मिला। कैश मिले ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपने माल बेच दिया है, उधार भी बेच दिया है, तो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही होती है। रेवेन्यू के लिए कैश का तुरंत मिलने की अनिवार्यता नहीं है। माल बिक गया तो रेवेन्यू जनरेट हो गई। ठीक है, बात क्लियर है? तो रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स प्राइस या सेल्स वैल्यू जो आपको मिली, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। बाकी इनकम आप समझ ही गए। रेंट अगर मिलेगा तो इनकम, ऐसे कुछ भी मिल सकता है, ब्याज मिल सकता है, कहीं से लाभांश यानी डिविडेंड मिल सकता है,
डिस्काउंट कहीं से आपको मिल सकता है, कोई कमीशन आपको मिल सकता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्स। खर्चे तो बहुत सारे हैं, आप लोग अपने घरों में भी देखते हैं, किसी को वेजेस दी, मजदूरी दी, या किसी को सैलरी दी यानी कि वेतन दिया। वेजेस और सैलरी यानी कि मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है, ये कॉमन सेंस है, शायद आप लोग बता सकें। कोई बताएगा? वेजेस, जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं फैक्ट्रीज में, लेबरर्स जो होते हैं, उनको जो डेली बेसिस पे जनरली दिया जाता है उसको हम वेजेस बोलते हैं, WAGES, वेजेस। हिंदी में मजदूरी से कहा जाता है। लेकिन जो लोग मानसिक श्रम करते हैं, हमारे कार्यालयों में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उनको वेजेस दी जाती है, समझ लीजिए ऐसे। आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा होता है, तो जो लोग आते हैं उनको आप जो देते हैं वो सैलरी नहीं कही जाती, उसे क्या कहते हैं, मजदूरी, वेजेस। लेकिन अगर आपके पापा का कोई ऑफिस है, वहाँ कार्यालय में कोई क्लर्क काम करता है, कोई रिसेप्शनिस्ट काम करती है, या एनीबडी जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, तो उन्हें जो आप देते हैं, मंथली देते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, सैलरी, वेतन। ठीक है, तो सैलरी हो या वेजेस हो या डिस्काउंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेंट गिवन है, ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको कॉमर्स के विद्यार्थी के तौर पे आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो चलेगा नहीं। ये टर्मिनोलॉजी है, यानी कि शब्दावली है अकाउंटेंसी की। मैंने आपको बताया, इसलिए बता दिया कि आगे इन शब्दों का उपयोग आएगा तो आपको समझ में आता चले। ठीक है, लाभ और हानि का ज्ञान हो जाए। लाभ आप समझ चुके हैं क्या है, इनकम का एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, लाभ। और हानि क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, व्ययों का एक्सेस, एक्सेस माने अधिकता, ठीक है, आधिक्य, ओवर इनकम, अगर व्यय ज्यादा हो जाए तो हानि हो जाएगी। कितना हानि या कितना लाभ हुआ, अगर आपको ये पता करना है तो आपको जो है लाभ हानि खाता और व्यापारी खाता बनाना होता है। व्यापार खाता जो होता है उससे आपको सकल लाभ पता चलता है, कुल लाभ। ठीक है, और लाभ हानि खाते से आपको पता चलता है शुद्ध लाभ। तो सकल लाभ और शुद्ध लाभ में, या सकल हानि और शुद्ध हानि में क्या अंतर है, इसे अभी नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जानिए कि ये दोनों अलग अलग हैं और इन्हें डिस्कशन करेंगे जब इनकी बारी आएगी। ठीक है, संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञान, आर्थिक स्थिति जानने के लिए आपको इन्हीं खातों से पता चलता है, कितने दायित्व हैं, कितनी संपत्तियां हैं। और पूंजी अगर है आपके पास तो पूंजी होगी ही, लेकिन पूंजी का दायित्वों के साथ क्या अनुपात है, या संपत्ति के साथ क्या अनुपात वगैरह है, ये सब चीजें यहाँ से पता चलती हैं। क्यों पता करना जरूरी होता है कि पूंजी का संपत्तियों के साथ क्या अनुपात है? ये इसलिए जरूरी होता है कि जो लोग आपको उधार देने वाले हैं या उधार माल बेचने वाले हैं, उन्हें पता हो कि यह व्यक्ति जिसका इतना लंबा चौड़ा बिजनेस दिख रहा है, इसमें इसका अपना खुद का पैसा कितना लगा है और उधार कितना लिया हुआ है। जो इसने खुद का पैसा अगर ज्यादा लगा रखा हो, इसका मतलब है ये मजबूत आदमी है, हमारा पैसा कम डूबेगा, डूबने की संभावना कुछ कम है। तो इस तरह का अनुमान लगा सकें बाहरी लोग जो आपसे डील करते हैं, और आप भी लोगों को बता सकें कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए पुस्तपालन और लेखाकर्म आप तैयार करते हैं, इनके अंतर्गत सारे रिकॉर्ड। आर्थिक स्थिति याद करना आपने भी सुन ही लिया। आर्थिक स्थिति से आपको ये पता चल पाता है कि आप अभी जो है आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जैसे मान लिया पिछले साल आपकी कुल संपत्तियां थी, आपके बिजनेस की कुल संपत्तियां थी 20 लाख। इस साल आपने कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाया, उन्नति की, इस साल ये 24 लाख नजर आ रही। अच्छा, एक साल पहले जो थी वो 18 लाख थी, तो 18 से 20 फिर 24। इसका मतलब है कि आप न सिर्फ उन्नति कर रहे हैं, 18 से 20 थे और 20 से अब 24 है, न सिर्फ उन्नत कर रहे हैं बल्कि एक अच्छी गति से उन्नत कर रहे हैं। पहले साल आप 2 लाख की संपत्तियां बढ़ा पाए थे, इस साल आपने 4 लाख की संपत्तियां बढ़ा दी। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़े वो ये मान सकता है कि अब अगली बार हो सकता है आपकी संपत्तियां 30 लाख के आसपास हो जाएं, जिस रेट से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्नति ही हो रही है, और वो भी किस दर से हो रही है आप जान पाते हैं। लेनदारों और देनदारों के विषय में भी पता चल जाता है, आपके ऊपर कितने जो है लेनदार हैं जो आपसे पैसा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और कितने देनदार हैं जो आपको पैसा चुकाएंगे, है ना। इससे भी आपको अंदाजा लग पाता है, और बाकी लोगों को भी जो इन अकाउंटिंग बुक्स को देख पाते हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं आइडिया लग पाता है। ठीक है, रोकड़ की स्थिति, आपके पास रोकड़ कितना है,
कितनी की जरूरत पड़ेगी 15 दिन बाद, आज कितना है तो 15 दिनों का ये जो समय है इसमें हम कहाँ से उतना पैसा इकट्ठा करेंगे, ये सारी प्लानिंग आप यहाँ पे कर पाते हैं। पूंजी आपके पास कितनी है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, पूंजी पर लाभ कितने परसेंटेज आप कमा पा रहे हैं, पूंजी का अन्य संपत्तियों से क्या अनुपात है, ये सब आप यहाँ से पता कर सकते हैं। व्यावसायिक आवश्यकताएं कुछ होती हैं, बहुत तरह की व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं। जो प्रबंधक होते हैं ना, उन्हें डिसीजन लेते समय ये पता करना होता है, विभिन्न सूचनाएं चाहिए होती हैं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने आपके ऑफिस में आया और उसने आपको ऑफर किया कि हमारे पास जो माल आप यूज करते हैं वह माल की एक नई किस्म है और आप इस पर विचार करें, अगर आप इसे आज ही फाइनलाइज कर देते हैं तो फर्दर आपको हम 20% डिस्काउंट भी देंगे रेट में। अब आपने अगर ये प्रस्ताव पे विचार करना है तो आपको अकाउंटिंग कैसे हेल्प करेगी इस डिसीजन को लेने में कि ये डिसीजन आप लें कि ना लें। आप तुरंत अपने अकाउंटिंग बुक्स से ये सूचना पता करें कि हमारे पास स्टॉक रखा कितना है। अगर ऑलरेडी एक्सेसिव स्टॉक रखा हुआ है रॉ मटेरियल का, तो आप उससे अगर माल लेंगे तो आपका वो माल खराब भी हो सकता है, पुराना जो रखा है ना। और अगर मान लिया आप देखते हैं कि नहीं भाई हमें माल तो खरीदना ही है और इससे अगर आज खरीद लेते हैं तो 20% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर माल आपने देख लिया कि माल की स्थिति क्या है, स्टॉक की स्थिति क्या है, तो आप उसका डिसीजन ले सकेंगे कि आप उसका प्रस्ताव स्वीकार करें कि ना करें। बात समझ में? तो प्रबंधकों को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, वह अकाउंटिंग बुक से जो सूचनाएं मिलती हैं उन पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यवसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान, मतलब जो जो सूचनाएं आपको चाहिए प्रबंधक के तौर पे, बिजनेस पर्सन के तौर पे, वो सारी सूचनाएं आपको अकाउंटिंग बुक्स दे देती हैं। भूलों से बचाओ। देखिए मनुष्य हैं तो भूल होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से नुकसान कम से कम हो और भविष्य में वो गलतियां भी दोहराई ना जा सकें, इसके लिए आप लेखांकन करते हैं। ये इसके उद्देश्य को बखूबी पूरा करता है। गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को जब हम एक बार पहचान लेते हैं तो दोबारा किन कारणों से गलतियां हुई थी उन कारणों को ही ना होने दिया जाए, इस पे काम किया जा सकता है और इस तरह से मिनिमम गलतियां हम छोड़ते हैं बिजनेस में। साख प्राप्त में सुविधा। साख का मतलब होता है उधार लेना। साख माने होता है क्रेडिट, अंग्रेजी में इसे क्रेडिट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि क्रेडिट फैसिलिटीज आपको बैंक दे रहे हैं, यानी कि बैंकों से आप जाके उधार ले सकते हैं। तो साख प्राप्त में सुविधा का मतलब है उधार लेने में सुविधा। आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें आपकी संपत्तियां कितने हैं, दायित्व कितने हैं, लेनदार कितने, लेनदार कितने, ये सारी चीजें दी गई होती हैं। तो आप कहीं से भी आसानी से उधार ले सकते हैं। बैंक आपकी बैलेंस शीट देख करके ही आपको उधार देते हैं। ठीक है, अगर आपको बैंक से उधार लेना है तो आपको अपनी वहां पे फाइनल अकाउंट, जिसे हम बोलते थे ना अंतिम खाते, जिसमें व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ट्रेड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपको बैंक में जमा करना होता है। ज्यादातर फोकस बैंकों का बैलेंस शीट पे होता है जब आपको वो उधार दे रहे होते हैं। तो ये तो आपने उद्देश्य पढ़े। उद्देश्य में आपने जो अभी पढ़ा है इसमें अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन, कोई बात कम समझ में आई हो? ये 11 उद्देश्य यहाँ पर हैं। 10 उद्देश्य आज आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। पुष्पालन एवं लेखाकर्म के क्या उद्देश्य हैं विस्तार से बताइए, ये प्रश्न बनेगा और इसका उत्तर आप जब लिखेंगे तो यही बातें लिखेंगे। आप देखिए कि इसमें जो लिखा हुआ है मैंने वो पढ़ा नहीं है, मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बताई हैं। तो आप पहले इसे पढ़ लें और जो मैंने बोला है ये आपके संज्ञान में है ही। अगर आप भूल जाएं तो एक बार फिर से आज का जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोनों को फिर मिलाइए कि मैंने क्या बताया और किताब में क्या लिखा हुआ है, और इनको मिला करके आप अपना एक नॉलेज बनाइए हर पॉइंट के बारे में और उसे लिख लीजिए। फिर ये जो आप लिखेंगे, ये चूंकि आपने खुद अपनी भाषा में लिखा होगा तो ये आपका अपना होगा। अपनी चीज हर किसी को प्यारी होती है और वो भूल जाए इतना आसान नहीं होता। अपनी चीजों को हम भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। तो फिर आपको वो लर्निंग का उसमें अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप याद होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको 10 पॉइंट्स कोई लिखने हैं इसमें। ओके, किसी और बच्चे को कुछ और कहना हो तो वो कह सकता है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के लाभ क्या हैं ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, कल की लाइव क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, एनीथिंग इन दिस टॉपिक एंड द टॉपिक्स डिस्कस्ड बिफोर फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस टॉपिक, पुस्तपालन के उद्देश्य। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ भी लगता है पूछना तो प्लीज पूछें।
कुछ पूछना है? तो चलिए, अगर अब किसी को कुछ और नहीं पूछना है तो कुछ कोशिश ऐसे करते हैं कि एक बार आप सभी लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, है ना? सो प्लीज सारे बच्चे अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, कैमरा जरूर ऑन करें, ऑन रखें। ये इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़े हैं, इससे ये पता भी चले सभी को, ठीक है? और आप सीरियस हैं, आप सीरियस मोस्ट हैं अपनी क्लास में, इससे ये भी पता चलता है। सो बस मैं स्क्रीनशॉट आपका ले रहा हूँ। बाकी बच्चे भी स्क्रीनशॉट अपने ले सकते हैं, और अगर आपका स्क्रीनशॉट ठीक आए तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे जो कॉलेज का ग्रुप है उस पर डाल सकूं, ठीक है? तो आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहें, सीखते रहें, ओके? घर पे ही रहिएगा, सुरक्षित भी रहिएगा, तभी सुरक्षित रह भी सकेंगे। ओके, गॉड ब्लेस। ओके सर। बाय बेटा। ओके सर। सभी लोग खूब खुश रहें, आपका दिन खूब मंगलमय हो।